सिस्टेमिक स्टैक में स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। ये एपिसोड 13 है, जहां हम मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर समझेंगे। इंटरव्यू में सिर्फ डेफिनेशन नहीं, बल्कि कपलिंग और टीम ऑटोनॉमी जैसे ट्रेड ऑफ्स और स्केलिंग पर आपकी पकड़ देखी जाती है। आज हम उन ग्रोथ प्रेशर पॉइंट से शुरू करेंगे जो एक सिस्टम को मोनोलिथ से डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की तरफ ले जाते हैं। इसे हम एक इवोल्यूशनरी पाथ की तरह देखेंगे। फिर हम उन 6 टेक्निकल शिफ्ट्स पर बात करेंगे जो इन दोनों मॉडल्स को अलग करते हैं, जैसे टाइट कपलिंग से टीम ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट तक का सफर। हम फेलियर आइसोलेशन और स्केलिंग के बदलावों को भी समझेंगे। माइग्रेशन के लिए हम स्ट्रैंगलर फिगर पैटर्न देखेंगे। साथ ही ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी जैसे ट्रेड ऑफ्स पर भी ईमानदारी से चर्चा करेंगे। आखिर में एक जरूरी इंटरव्यू इनसाइट शेयर करूंगा कि माइक्रो सर्विसेज कब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ताकि आप अपने फैसलों को डिफेंड कर सके। अंत तक आप सादगी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। सोचिए, आप एक तेजी से बढ़ते फिनटेक स्टार्टअप के लीड इंजीनियर हैं। शुरुआत में क्लीन कोड बेस था जिसे मैनेज करना आसान था, पर अब टीम 5 से बढ़कर 50 लोगों की हो गई है। अब सिंपल फीचर्स डिप्लॉय करने में भी हफ्तों लग रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लॉजिक बदलते ही यूजर प्रोफाइल पेज खराब हो जाता है। बिल्ड टाइम 40 मिनट तक पहुंच गया है और एक छोटी सी मेमोरी लीक पूरी ऐप क्रैश कर देती है। ये एक मोनोलिथ की लिमिट है। आप पर तेजी से शिप करने का प्रेशर है, पर आर्किटेक्चर ही बॉटलनेक बन गया है। क्या आप इसे पैच करते रहेंगे या माइक्रो सर्विसेज पर माइग्रेट करेंगे? गलत फैसला कंपनी को महीनों के लिए ठप कर सकता है। इंटरव्यूअर्स यही देखना चाहते हैं कि आप इन मुश्किलों और रिस्क को कैसे हैंडल करते हैं जब सिस्टम अपनी लिमिट्स पार कर चुका हो। जब हम आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो असल में हम सादगी से मॉड्यूलैरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मोनोलिथ एक सिंगल प्रोसेस की तरह काम करता है, जहां बिजनेस लॉजिक, यूआई और डेटा एक्सेस सब साथ जुड़े होते हैं। शुरू में इसे डेवलप करना आसान है, लेकिन जब सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो दिक्कतें आने लगती हैं। आपकी टीम की वेलोसिटी आर्किटेक्चर पर ही टिकी होती है। अगर सिस्टम एक बड़ा ब्लॉक है, तो आप अलग अलग हिस्सों पर तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। माइक्रो सर्विसेज इसी ब्लॉक को छोटी यूनिट्स में तोड़ देती हैं, जो नेटवर्क के जरिए बात करते हैं। ये स्केलिंग की प्रॉब्लम तो सुलझाता है, पर नेटवर्क लेटेंसी जैसे नए फेलियर मोड्स भी ले आता है। इंटरव्यू में सिर्फ ये ना कहें कि माइक्रो सर्विसेज बेहतर है, समझाएं कि ये कोड की सादगी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक ट्रेड ऑफ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ग्रोथ प्रेशर पॉइंट पर पहुंच गए हैं? इसके 3 साफ संकेत हैं: टीम फ्रिक्शन, बिल्ड पैरालिसिस और कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। टीम फ्रिक्शन तब होता है जब कई ग्रुप्स एक ही कोड बेस में काम करते हुए मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा देते हैं। बिल्ड पैरालिसिस में CI/CD पाइपलाइन इतनी स्लो हो जाती है कि डेवलपर्स टेस्टिंग छोड़ देते हैं, जिससे एक छोटा बग पूरी साइट डाउन कर देता है। ये रेड फ्लैग्स बताते हैं कि आपका मोनोलिथ अब एक लायबिलिटी बन चुका है। इन संकेतों को जल्दी पहचानना आपके करियर के लिए जरूरी है, क्योंकि इन्हें इग्नोर करने से सिस्टम बिग बॉल ऑफ मड बन जाता है, जिसे कोई नहीं समझ पाता। इंटरव्यू में अगर आप माइग्रेशन के पीछे इन स्पेसिफिक स्ट्रेसेस का जिक्र करेंगे, तो आप एक मंझे हुए आर्किटेक्ट की तरह दिखेंगे, जो सिर्फ कोड नहीं लिखता, बल्कि पूरी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ साइकिल मैनेज करना जानता है। आर्किटेक्चर को एक मंजिल नहीं, बल्कि एक जर्नी की तरह देखें। ये एवोल्यूशनरी पाथ स्केल और टीम साइज के हिसाब से बदलता है। ज्यादातर कंपनियां मोनोलिथ से शुरू करती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने का ये सबसे तेज तरीका है। जब सिर्फ 2 कस्टमर्स हों, तो 50 सर्विसेज का ओवरहेड कौन चाहेगा? स्केल बढ़ने पर हम मॉड्यूलैरिटी और डीकपलिंग की तरफ बढ़ते हैं, ताकि टीमें इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। पर ध्यान रहे, प्री मैच्योर डीकम्पोजिशन से बचें। जब तक मोनोलिथ इतना बड़ा ना हो जाए कि उसे तोड़ना जरूरी हो, तब तक माइक्रो सर्विसेज ना बनाएं। सिस्टम को ग्रोथ के साथ इवॉल्व करें, ओवर इंजीनियर ना करें। हर बदलाव को स्केल और मैच्योरिटी के ट्रेड ऑफ से जस्टिफाई करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि माइक्रो सर्विसेज असल में क्या है। ये छोटे इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल सर्विसेज का स्वीट है, जो नेटवर्क पर रेस्ट या GRPC के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। हर सर्विस एक स्पेसिफिक बिजनेस कैपेबिलिटी, जैसे ऑर्डर्स या इन्वेंट्री पर फोकस्ड होती है। इसका फायदा यह है कि शिपिंग में बदलाव से बिलिंग नहीं टूटेगा। पर ध्यान रहे, नेटवर्क रिलायबल नहीं होता, इसलिए फेलियर मोड्स बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू में बताएं कि ये सिर्फ छोटे कोड बेस के बारे में नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में है। अगर आप एक सर्विस को बिना दूसरों के डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो वो माइक्रो सर्विसेज नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड मोनोलिथ है, जो सबसे खराब है। अच्छे कैंडिडेट्स हमेशा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और स्टेबल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स पर जोर देते हैं। इस डिबेट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कपलिंग स्पेक्ट्रम। मोनोलिथ्स अपनी टाइट कपलिंग के लिए जाने जाते हैं, जहां इंटरनल कंपोनेंट्स मेमोरी शेयर करते हैं और एक दूसरे के प्राइवेट फंक्शंस कॉल कर लेते हैं। ये सुनने में एफिशिएंट लगता है, पर एक छोटा सा चेंज भी पूरे सिस्टम को ब्रेक कर सकता है। माइक्रो सर्विसेज नेटवर्क बाउंड्री और APIs के जरिए लूज कपलिंग लाती हैं। इससे आप सर्च सर्विस का इंटरनल लॉजिक बिना किसी को बताए बदल सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर आपने API के जरिए डेटाबेस स्कीमा एक्सपोज कर दिया, तो ये लीकी एब्स्ट्रैक्शन सबको फिर से आपस में जोड़ देगा। इंटरव्यू में बताएं कि आप API वर्जनिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे।
इससे पता चलता है कि डीकपलिंग कोई वन टाइम डिसीजन नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑटोनॉमी और टीम वेलोसिटी ही माइक्रो सर्विसेज का असली फायदा है। मोनोलिथ में हर टीम को एक ही लैंग्वेज, लाइब्रेरी और रिलीज साइकिल फॉलो करनी पड़ती है। अगर डेटा साइंस टीम को पाइथन चाहिए पर मेन ऐप जावा में है तो वे फंस जाते हैं। माइक्रो सर्विसेज से हर टीम सही टूल चुन सकती है, जिससे बॉटलनेक्स खत्म होते हैं और इटरेशंस तेज होते हैं। कोई टीम दिन में 5 बार डिप्लॉय कर सकती है तो कोई हफ्ते में 1 बार। लेकिन इसका रिस्क टेक डेट है। अगर हर कोई अलग डेटाबेस यूज करेगा तो ऑप्स टीम के लिए उसे मैनेज करना मुश्किल होगा। इंटरव्यू में बताएं कि ऑटोनॉमी के साथ पेव्ड रोड्स या स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जरूरी है, ताकि सिस्टम अनमैनेजेबल ना हो जाए। ये फ्रीडम और कंसिस्टेंसी के बीच का बैलेंस है। माइक्रो सर्विसेज में डेटा ओनरशिप सबसे मुश्किल काम है। मोनोलिथ में एक शेयर्ड डेटाबेस होता है जहां एसक्यूएल जॉइंस आसान होते हैं, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में हम डेटाबेस पर सर्विस मॉडल यूज करते हैं ताकि सर्विसेज डेटाबेस लेयर पर आपस में ना उलझें। इससे डेटा कंसिस्टेंसी का बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि आप दो अलग डेटाबेसेस पर ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं चला सकते। यहाँ सागा या इवेंट ड्रिवन कंसिस्टेंसी जैसे पैटर्न्स चाहिए होते हैं। अगर इसे सही से हैंडल ना किया तो पेमेंट होने के बाद भी ऑर्डर शिप ना होने जैसे फेलियर्स हो सकते हैं। इंटरव्यू में अपनी डेप्थ दिखाने के लिए समझाएं कि कैसे आप आउटबॉक्स पैटर्न या एसिंक्रोनस इवेंट से अपडेट्स मैनेज करेंगे, जहां आप इमीडिएट कंसिस्टेंसी के बदले सिस्टम अवेलेबिलिटी और आइसोलेशन को चुनते हैं। आइए देखते हैं कि इन दोनों दुनिया में डिप्लॉयमेंट कैसे काम करता है। मोनोलिथ में ये ऑल या नथिंग जैसा है। आप पूरी एप्लीकेशन को एक बड़ी यूनिट की तरह डिप्लॉय करते हैं। शुरू में ये आसान है, पर ऐप बढ़ने के साथ रिस्क बढ़ जाता है। एक छोटी सी गलती पूरा रिलीज खराब कर सकती है। माइक्रो सर्विसेज में इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट होता है। आप सर्च सर्विस को छेड़े बिना पेमेंट सर्विस का बग फिक्स कर सकते हैं। इससे रिस्क कम होता है और फीडबैक फास्ट मिलता है। यहाँ वर्जन मिसमैच का खतरा रहता है। अगर सर्विस ए को सर्विस बी से नया डेटा चाहिए जो अभी डिप्लॉय नहीं हुआ, तो सिस्टम फेल हो सकता है। इंटरव्यू में कैनरी रिलीज और ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का जिक्र जरूर करें। ये तकनीकें थोड़े ट्रैफिक पर टेस्टिंग करके पूरे सिस्टम को आउटेज से बचाती हैं। आर्किटेक्चर के हिसाब से स्केलेबिलिटी बदल जाती है। मोनोलिथ में पूरी ऐप डुप्लीकेट करके हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। अगर सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग में लोड है तो भी फालतू हिस्सों के साथ पूरी नई कॉपी चलानी पड़ेगी, जैसे एक एक्स्ट्रा सीट के लिए पूरी नई कार खरीदना। माइक्रो सर्विसेज में वर्टिकल प्रिसीजन मिलता है। आप सिर्फ इमेज सर्विस के 10 इंस्टेंस बढ़ा सकते हैं और बाकी को वैसे ही छोड़ सकते हैं। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन सर्विस मेश और नेटवर्क ओवरहेड का ध्यान रखना जरूरी है, वरना रिसोर्स खर्च मोनोलिथ से भी ज्यादा हो सकता है। इंटरव्यू में बताएं कि आप मॉनिटरिंग से बॉटलनेक्स पहचान कर डिमांड के हिसाब से इंटेलिजेंट स्केलिंग करेंगे। फेलियर आइसोलेशन का मतलब है ब्लास्ट रेडियस को कंट्रोल करना। मोनोलिथ में ब्लास्ट रेडियस पूरी एप्लीकेशन होती है। एक मेमोरी लीक भी पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है। माइक्रो सर्विसेज इस डैमेज को रोकती हैं। अगर रिकमेंडेशन सर्विस फेल हो जाए तो शायद यूजर को लिस्ट ना दिखे, पर वो चेकआउट और पेमेंट फिर भी कर पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कैस्केडिंग फेलियर से बचना जरूरी है। अगर सर्विस ए सर्विस बी का वेट करते हुए क्रैश हो जाए तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। इससे बचने के लिए सर्किट ब्रेकर्स और टाइम आउट्स जैसे पैटर्न्स यूज करें। इंटरव्यू में समझाएं कि कैसे हिस्ट्रिक्स या सर्विस मैश लोकल फेलियर को ग्लोबल तबाही बनने से रोकते हैं। अगर आप माइग्रेट करने का सोच रहे हैं तो बिग बैंग रीराइट की गलती कभी ना करें। इसमें फेल होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप एक मूविंग टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय स्ट्रैंगलर फिक पैटर्न अपनाएं। इसमें मोनोलिथ के आगे एक प्रॉक्सी या एपीआई गेटवे लगाकर धीरे धीरे फीचर्स को नए माइक्रो सर्विसेज में शिफ्ट किया जाता है। धीरे धीरे नई सर्विसेज बढ़ती हैं और मोनोलिथ खत्म हो जाता है। इसका फायदा यह है कि फीचर डेवलपमेंट रोके बिना आप वैल्यू डिलीवर और टेस्टिंग कर सकते हैं। बस पर्गेट्यूरी से बचे, जहां सिस्टम आधा माइग्रेटेड रह जाए और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। इंटरव्यू में इसे मल्टी फेज प्रोसेस की तरह समझाएं। पहले लो रिस्क मॉड्यूल चुनें, डेटा एक्सट्रैक्ट करें, सर्विस बनाएं और फिर ट्रैफिक शिफ्ट करें। यह दिखाता है कि आप एक प्रैग्मेटिक इंजीनियर हैं जो बिजनेस चालू रखते हुए सिस्टम की सर्जरी करना जानते हैं। ये सब रिस्क मैनेज करते हुए बेहतर आर्किटेक्चर की ओर बढ़ने के बारे में है। जब हम फायदों की बात करते हैं तो मुकाबला सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच होता है। शुरुआत में मोनोलिथ्स बेस्ट है, क्योंकि इनका ऑपरेशनल ओवरहेड कम है, टेस्टिंग आसान है और डिप्लॉयमेंट सीधा है। छोटी टीम्स के लिए अक्सर यही सही चॉइस है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलिंग के लिए माइक्रो सर्विसेज जीत जाती हैं। इनसे बड़ी कंपनियां बिना किसी रुकावट के अपनी इंजीनियरिंग टीम बढ़ा सकती हैं। जरूरी यह है कि आपका आर्किटेक्चर आपकी टीम के साइज और प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी से मैच करे। अक्सर छोटी टीमें 50 सर्विसेज मैनेज करने के चक्कर में फीचर्स के बजाय सिर्फ इंफ्रा पर फंसी रह जाती हैं। इसे आर्किटेक्चर टू टीम मिसमैच कहते हैं। इंटरव्यू में दोनों साइड्स के लिए तैयार रहें। आप कह सकते हैं, अभी मोनोलिथ ही ठीक है क्योंकि हमारा डोमेन स्टेबल नहीं है, या हमें माइक्रो सर्विसेज चाहिए क्योंकि हमारी 4 अलग टीमें एक ही रिलीज ट्रेन की वजह से रुकी हुई हैं।
सही फैसला वही है जो उस वक्त की आपकी मजबूरियों और ज़रूरतों के हिसाब से फिट बैठे। अब बात करते हैं छिपी हुई लागत की, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। माइक्रो सर्विसेज का मतलब है कि आपको मजबूत CI/CD पाइपलाइन, कुबरनेटिस जैसा ऑर्केस्ट्रेशन और कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स चाहिए। एक ऐप मॉनिटर करना आसान है, पर 50 को करना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। एक रिक्वेस्ट 10 अलग सर्विसेज से कैसे गुजरती है, ये देखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग जरूरी है। इनके बिना गड़बड़ होने पर आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। इसे ऑपरेशनल डेट कहते हैं, जहां आप सर्विसेज तो बना लेते हैं पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते, जिससे ऑन कॉल शिफ्ट्स और इंसिडेंट रिस्पांस मुश्किल हो जाते हैं। इंटरव्यू में डेवऑप्स कल्चर का जिक्र करें, जहां टीमें अपने कोड की जिम्मेदारी खुद लें। ट्रेसिंग के लिए येगर या मैट्रिक्स के लिए प्रोमीथियस जैसे टूल्स की बात करें। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि एक मैच्योर इंजीनियर है जो प्रोडक्शन में सिस्टम को जिंदा रखना जानता है। इंटरव्यू के लिए एक जरूरी बात, एक अच्छा कैंडिडेट जानता है कि माइक्रो सर्विसेज कब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर टीम छोटी है, डोमेन बदल रहा है या बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो इनसे बचें। जल्दीबाजी में सिस्टम बांटने से डिस्ट्रीब्यूटेड स्पगेटी बन जाती है, जो स्टार्टअप्स को डुबो सकती है। नैनो सर्विसेज से बचे जहां मैनेजमेंट कॉस्ट फायदों से ज्यादा हो। इंटरव्यू में हमेशा स्केल और टीम साइज पूछें। 2 लोगों के प्रोटोटाइप के लिए माइक्रो सर्विसेज के बजाय मॉड्यूलर मोनोलिथ सजेस्ट करें। यह दिखाता है कि आप ओवर इंजीनियरिंग के बजाय बिजनेस वैल्यू पर फोकस्ड हैं। आज हमने इन 2 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बीच के फंडामेंटल अंतर को समझा। अब आपको इनके काम करने के तरीके, प्रेशर पॉइंट्स और टेक्निकल ट्रेड ऑफ्स की अच्छी समझ हो गई है। आगे बढ़ने के लिए ये बेस बहुत जरूरी है। अगले सेशंस में हम उन स्पेसिफिक पैटर्न्स को गहराई से देखेंगे जो माइक्रो सर्विसेज को रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनाते हैं। हम API गेटवेज और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करेंगे ताकि डेटा कंसिस्टेंसी जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि थियरी के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन पैटर्न्स जानना ही आपको सीनियर लेवल सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू क्लियर करने में मदद करता है। हम देखेंगे कि ये पैटर्न्स बॉटलनेक्स और फेलियर मोड्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो अब तक की चर्चा को अच्छे से समझ लें, क्योंकि अब हम क्या और क्यों से आगे बढ़कर मॉडर्न स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनाने के कैसे पर फोकस करेंगे। तैयार हो जाइए, अब चीजें और भी ज्यादा टेक्निकल होने वाली हैं। तो हमने मोनोलिथ से माइक्रो सर्विसेज के बड़े शिफ्ट को समझ लिया है। ये सिर्फ कोड नहीं बल्कि टीम स्केलिंग के बारे में है। हमने कपलिंग, ऑटोनॉमी और डिप्लॉयमेंट इंडिपेंडेंस जैसे फ्रिक्शन पॉइंट्स देखे। मोनोलिथ सिंपल है पर ग्रोथ के साथ बॉटलनेक बन जाता है। माइक्रो सर्विसेज बाउंड्रीज तो सेट करती हैं पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिस्टेंसी का सिरदर्द भी लाती हैं। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में सिर्फ सर्विस स्प्लिट करना काफी नहीं है, आपको उस ऑटोनॉमी के लिए दी जाने वाली ऑपरेशनल कॉस्ट को जस्टिफाई करना होगा। अगर आप ओवरहेड से बचने के लिए मोनोलिथ चुनने का सॉलिड रीजन दे सकते हैं तो वही असली मैच्योरिटी है। तो ये था मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज का कंपैरिजन। इंटरव्यू में ये बताना भी जरूरी है कि माइक्रो सर्विसेज कब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमने स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न और माइग्रेशन रिस्क भी समझे। अगले एपिसोड में हम सर्विस डिकम्पोजिशन और DD डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करें और तैयारी जारी रखें।